हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अगला वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में पिछली बार जो हमने ग्राफ वाला वीडियो किया था उसमें हमने बार बार कहा था कि परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, फ्रैक्शन ये पढ़ेंगे। अब वो समय आ गया। अब देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन और साथ में भिन्न। सॉरी, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है और साथ में प्रतिशत देखते हैं। दरअसल फ्रैक्शन और भिन्न में बहुत सिमिलरिटीज होता ये है कि सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। आपने लिखा 3/4। 3/4। अभी देखिए 3/4 में ये ऊपर का न्यूमरेटर होता है। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है एक फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर होता है जिसको कि अंश कहते हैं। ये नीचे का भाग जो होता है ये डिनोमिनेटर होता है जिसको कि हर कहते हैं और ये अंश। अब देखिए भिन्न क्या होता है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, उसे 4 भाग में बांटते हैं। मान लेते हैं हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग की जो चारों रेखाएं होती है वो इक्वल होती है। स्क्वायर की 4 साइड्स आर इक्वल। अब ये हमने ले लिया, इक्वल का ये साइन होता है एक्चुअली। ठीक है, ये हुआ एक सिंगल जो भी। अब हमने ये रेखा ले ली, रेखा 4 रेखाओं के माध्यम से एक वर्ग ले लिया और इसे तो अभी तो हम एक वर्ग कह रहे हैं, लेकिन अब सपोज करिए इसको इस तरीके से बांट दिया गया है, 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसे यहाँ पे देखते हैं, ये 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि जो टोटल जो बटने वाला जो पार्ट होता है उसकी जो संख्या होती है वो नीचे होता है, उसी को हर कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब इसमें देखिए जब 2 भागों में बांटा था तो नीचे वाला जो है 1/2। ठीक है, इसमें एक प्रतिनिधित्व है, इसका डोमिनेशन है कि उस पे डिपेंड करता है कि कितने भाग में बंटना है कुछ भी। तो अब जैसे देखिए अब 1/4 हो गया है, ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4, ये भी 1/4। अब देखिए हमने कहा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में सिमिलरिटीज हैं बहुत। तो दरअसल इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने भाग में ये बटेगा, लेकिन परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हम हर चीज को 100 भाग में बांटते हैं, परसेंटेज। अब देखिए जैसे ही हमने लिखा परसेंट, अब ये देखिए पर और सेंट को अलग कर देते हैं, पर और सेंट को अलग कर देते हैं। सेंट मतलब 100, पर का मतलब ये 22, जिससे कि हम डिवाइड करते हैं, जिससे अंश और हर को हम लिखते हैं। अब सेंट का मतलब होता है 100। अब परसेंट, अब जैसे ही परसेंट हम कहते हैं 20% कहते हैं, ये कह दिया हमने 20%, तो इसमें क्या होता है कि 20%। ये देखिए हमने कहा था ना, पर का मतलब ये 22, सेंट का मतलब 100, 20/100। अब देखिए ये तो 20% हो गया, लेकिन अगर इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सबसे लिस्ट डिवीजन होता है उनका। जैसे 1/4 है तो आपको इसमें और कुछ डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि ये 1 और कम हो जाएगा, 4 और छोटा हो जाएगा, ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 20/100 है, 20/100 को हम कर सकते हैं 25 जा, यानी 20, 25, 100, ये 5, यानी 1/5, 1/5। तो ये जब ये न्यूनतम वैल्यू आ गया है डिवाइड करने के बाद, तो यही होता है फ्रैक्शन। लेकिन परसेंटेज को हम 20% लिख सकते हैं।
ये एक रफ की तरह मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन में मैंने आपको सिमिलरिटीज बताया, और बाकी हम अभी फिलहाल फ्रैक्शन को देख रहे हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर फ्रैक्शन समझ लिया तो परसेंटेज समझ लेंगे, और परसेंटेज समझ लिया तो आप यही जान लीजिए कि आपके डीआई साथ में जो और भी 2-4 गणित के सवाल आते हैं वो आप हल कर लोगे। ये परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है, यानी आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो आप उसको समझ लेते हैं और फ्रैक्शन साथ में मिला दिया जाता है, तो फिर समझिए कि टोटल जो क्वेश्चन है मतलब 90% क्वेश्चन, 90 आउट ऑफ 100, जैसे देखिए 90 आउट ऑफ 100 हमने कहा, तो ये 90 आउट ऑफ 100 कहने का मतलब होता है 90%। यही तो होता है 90 आउट ऑफ 100, ये होता है परसेंट। और इसी को जब हम 0 कट कर देंगे तो ये हो गया 9/100। तो इसको हम कहते हैं फिर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन और परसेंटेज में आपने अंदर समझ लिया होगा और सिमिलरिटीज भी समझ ली होगी कि किस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं और किस तरीके से प्रतिशत का वो निर्माण होता है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। इसकी थोड़ी बेसिक, हालांकि फ्रैक्शन के बारे में 2-3 घंटे की क्लास ली जा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जो नेट के पेपर 1 के लिए ज़रूरी है, जितना पढ़ने से जितना समझने से आपके पेपर में आप सवाल हल कर सको, मैं उतना ही ध्यान दे रहा हूँ। और सबसे पहले इधर आते हैं कि ये 1/4 1/4 1/4, अब ये 1/4 है, अब यानी 1/4 प्लस 1/4 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, अभी 1 प्लस ये, इसको आप जब ऐड करोगे, इस भिन्न चारों फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। अभी फ्रैक्शन ऐड करना तो मुझे लगता है सबको आता है, या तो फिर देखो आप, अगर ये 4 है तो 4 से 1/4 को गुना कर दो, ठीक है, तो ये 4 कैंसिल इक्वल टू 1। अब देखिए ये इस 1 को हमने 4 भागों में, यानी एक स्क्वायर है उसको हमने 4 भागों में रिप्रेजेंट किया। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फ्रैक्शन का यूज किया। इसी रिप्रेजेंटेशन को हमें समझना है। ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है, आसान सा है, तो इस आसानी को तो हर कोई झेल लेता है या खुशी खुशी कर लेता है, लेकिन जब इसी में मुश्किलें आएंगी, जब परसेंटेज के साथ एवरेज के साथ सब ऐड कर दिया जाएगा कि भाई अब मान लिया जाता है कि ठीक है, ये तो इजी था कि हमने 4 भाग में बांट लिया, उससे भी ज़्यादा भाग में बांटे जा सकते हैं। कुछ भी हो, आप आपके घर में, अब तो खैर सबको एक एक चॉकलेट मिल रहे हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई बड़ी सी मिठाई है लेकिन 4 बच्चे हैं तो ठीक है, आपने बांट के दे दिया। 5 बच्चे हैं तो उसको फिर आप 1/5 देते हैं, ठीक है। या स्कूल में आप चले गए, कुछ ऐसी चीज है जो एक है, उसको बाकी सभी में बांटना है, तो हम उसे, अगर 6 लोग हैं तो 1/6 हर स्टूडेंट को 1/6, कुछ भी हो उसी तरीके से। अगर 100 है तो 1/100। ये होते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन दो, इसमें कई तरह के फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन मूलतः मैं आपको 3 तरह के फ्रैक्शन जो आपके लिए जरूरी है वो बता रहा हूँ। एक, दरअसल एक आप ये समझ लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये हो गया अंश और ये हर। अब इस अंश और हर के बड़े छोटे होने के आधार पे फ्रैक्शन को दो तरीके से, बड़े छोटे होने के आधार पे फ्रैक्शन को 2 भाग में बांटा गया है ना, इस बेस पे, ठीक है। एक होता है जिसमें न्यूमरेटर जो था, मैं n लिख रहा हूं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर होता है ये जो साइन है ना, लेस देन, n इज लेस देन, हम डिनोमिनेटर को d लिख रहे हैं। ये जो रिलेशन है किसी फ्रैक्शन में, मान लेते हैं n/,
डी, यानी अंश और हर, ये फ्रैक्शन है। अब इसी फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि दो तरह के, हालांकि ये आपको पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शन जब समझ ही रहे हैं तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए अंश और हर में एक ये साइन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, एक होता है ये ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये दोनों तरीके के साइन होते हैं। तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कि न्यूमरेटर जो होता है लेस देन, यानी न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उसको इस बेस पे जो भिन्न है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा इम्प्रॉपर। अब इसको उचित और अनुचित हिंदी में, उचित भिन्न और ये अनुचित भिन्न, ऐसे करके इसका नाम है। अब देखिए होता क्या है, उचित भिन्न जो होता है, शायद नीचे दिखेगा नहीं तो हमें ऊपर लिखना चाहिए था, खैर ठीक है। अब इतना तो दिख रहा है। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर है तो इसको हम प्रॉपर भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, उचित भिन्न पहला। दूसरा, अगर कभी कभी होता है कि न्यूमिनेटर जो होता है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर अब समझ गए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। सीधा है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को बड़ा करना है, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो जैसे 1/2 लिखा हमने, आप इसमें देख रहे हैं 2 की वैल्यू 1 से अधिक है, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसी का एक उदाहरण और 3/4 ले लिया। अब 3/4 में भी जो डिनोमिनेटर यानी डी है वो ग्रेटर देन 10 है। कोई भी 3/7 ले लिया। अब इसमें भी तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हो गया, ये प्रॉपर भिन्न हो गया, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, उचित भिन्न हो गया। और दूसरे के उदाहरण है, हम इसे लेते हैं सपोज 5/3। अब देखिए, अब n इज n, देखिए ये है और d। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप, n इज ग्रेटर देन d, ये इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए ये इस तरीके से हम समझे। तो 5/3, अब 5/3 है तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर। ऐसे होता है क्या कि आप फ्रैक्शन में जो प्रतिनिधित्व करता है वो जो हर होता है, हर की जो वैल्यू होती है, संख्या होता है, वो प्रतिनिधित्व। अब प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में प्रतिनिधित्व करने का मतलब कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो वैल्यू में ऐसे ही होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ये इनका जो डोमिनेशन 5 का देखा, ये ज़्यादा है, तो इसीलिए इम्प्रॉपर भी इसका नाम है। अब देखिए हमने कहा था कि इस बेस पे 2 होते हैं, और तीसरा जो है, जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था मिक्स्ड ग्राफ, और इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, अब देखिए मिश्रित भिन्न आप समझ ही रहे होंगे, मिश्रित भिन्न इसको हिंदी में कहते हैं। अब एक तो फ्रैक्शन हो गया, एक फ्रैक्शन सपोज एक 3/4 हो गया, दूसरा 5/3 हो गया। अब देखिए हमने इसको प्रॉपर कहा था, इसको इम्प्रॉपर कहा था। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद अब मुझे देखना है कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। आप 3 से
5 को डिवाइड करो, ठीक है, तो 1 3 2। अब देखिए यहाँ 2 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में जब आप पुट करोगे तो ये जो है ना, इस तरीके से नहीं, इसको मिश्रित भिन्न में लिखा जाता है। मिश्रित भिन्न में जैसे कि एक पूर्णांक भी होगा और दूसरा फ्रैक्शन भी होगा। तो देख यहाँ पे करते क्या है कि हम मिश्रित भिन्न को कैसे लिखते हैं, ये जो आपके पास और ये रिमाइंडर को मैं ऊपर लिखूंगा, लिख दिया मैंने, सपोज रिमाइंडर को ऊपर लिखूंगा और ये जो कोसेंट आया, भागफल आया, शेष को ऊपर, कोशेंट को इधर, और जैसे 5 दिया, सॉरी 5 दिया कह रहा हूँ, अब देखा 3 एकम 3 और प्लस 2 5 हो गया, तो आपको 1/3। अब ये जो है इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी इसकी जो वैल्यू है ये हो गई, ठीक है, यानी 1 + 2/3 हो गई, तब जाके ये वैल्यू 5/3 हुई। यही होता है मिश्रित भिन्न। कोई भी और भी बड़ी से ले लेते हैं, 17/9 ये ले लिया। अब फिर इसको हमको मिश्रित भिन्न में करना है, ये जैसे इम्प्रॉपर भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो इसको मिश्रित भिन्न में करना है, तो फिर वही करेंगे, 9 से 17 को डिवाइड करेंगे, 1, ठीक है, 9। अब ये 8 हो गया, अब 8/9 और ये 1 हो गया। 1 को हम लेफ्ट साइड पे साथ में लिख देते हैं, ऐसे इसका मतलब ये होता है 1 + 8/9। अब जब ये करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 9 एकम 9 + 8/9, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, 9 और 1 के एलसीएम 9 ही होगी, तो फिर देखिए ये वैल्यू 17/9 आ गई। तो इसी को तो हमने इस तरीके से, तो इस तरीके से 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। मूलतः और भी होते हैं, जैसे जैसे जितनी ज़रूरत है अभी फिलहाल, जब मैं परसेंटेज की चैप्टर्स पढ़ाऊंगा 7 क्लास 8 क्लास के लिए। हाँ, एक सूचना है कि बताना चाहता हूँ कि मेरी योजना में ये भी है कि जैसे मैथ तो पढ़ा ही रहा हूँ, फ्रैक्शन पढ़ा ही रहा हूँ, तो फ्रैक्शन को और अधिक क्यों ना पढ़ा जाए, है ना। परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो और अधिक क्यों ना पढ़ा जाए, उसकी जितनी भी यूटिलाइजेशन है उसको देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए नेट के लिए इतना काफ़ी है, नेट के पेपर के लिए इतना समझना काफ़ी है। अब देखिए फ्रैक्शन हमने देख लिया, समझ लिया, इसके डिवीजन, इसके अंश, इसके हर का मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब देखिए परसेंटेज, पहले परसेंट समझ लेते हैं। परसेंट यानी पर 100, जैसे ही कहते हैं 10%, इसका मतलब 10/100, ठीक है। 9% कहेंगे तो 9/100, ये होता है परसेंट। तो देखिए अब इसमें कई तरीके की चीजें होती है कि ये परसेंटेज हो गया। अब परसेंट को अब हम क्या करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। आपको नेट के पेपर में आपको परसेंट का यूटिलाइजेशन कहाँ है, जैसे आपको 2 तरीके के डेटा दिए होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के डेटा है। सपोज कि एक डेटा 100 है, दूसरी डेटा 200 है। अब देखिए इसमें एक तो पहले तो डिफरेंस पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है। अब डिफरेंस के सेंस में 2 है। अगर ये प्रॉफिट लॉस में चले जाएंगे तो सपोज ये क्रय मूल्य है, ठीक है ना, ये हम जिस, और ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर लॉस और प्रॉफिट में देखेंगे तो वहां पे अलग सेंस है, लेकिन परसेंटेज वही तो होता है, लाभ प्रतिशत। आपने पढ़ा होगा कितने प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत हानि। सोचिए कि परसेंटेज का जो यूज है हमारी दुनिया में कितना है। आप हर चीज को परसेंटेज से ही मापते हैं, ठीक है, इतना परसेंट कमीशन, बजट का इतना परसेंट, इस पे शिक्षा पे खर्चा है, एजुकेशन का जो बजट है कितने, बजट का कितने परसेंट है, स्पोर्ट पे कितने परसेंट है, उसके बाद कहते हैं अच्छा कितने परसेंट मार्क्स लेके आए हो। आपको कुछ भी करना है, हर चीज़ में आपकी ज़िंदगी में अगर मैथमेटिक्स का कोई अगर डिजिट्स और नंबर के जो कैलकुलेशन है सिंपल वाला, उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा यूज आप सुनते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में
रेट यानी कितने ब्याज पे आपको, ठीक है ना, कितने दर पे जो बैंक ने आपको लोन दिया है तो आपको कितने दर पे दिया है, उसका दर क्या है, रेट क्या है, तो रेट भी परसेंटेज है। ठीक है। अब कुछ भी जीत का, जैसे मतलब विश्व कप हो रहा है, उसमें अगर भारत और पाकिस्तान के बीच या भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है तो उसमें ये होता है ना कि इन दोनों की विनिंग परसेंटेज किसकी ज़्यादा है। अचानक से आप देखते होंगे मैच हो रहा है, मैच में होता है इस तरीके से बना देते हैं और सपोज इतना बांट दिया, और ये ब्लैंक वाला कि ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अच्छा ठीक है, सपोज राइट साइड को हम हार कहते हैं, लेफ्ट साइड को जीत कहते हैं, ये डिफीट वाला पार्ट है। तो अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके जो है 70% चांसेस है कि ये जीतेगी, सॉरी हारेगी, और इसके 30% चांसेस है कि ये, ठीक, ये जो, सॉरी इसमें मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, लेकिन इसमें यही है कि ये 70 और 30 का परसेंट बन गया अपने आप ही। अगर ये 70% इसके जीतने के, किसी भी देश के जीतने के चांसेस 70% है तो दूसरे हारने के चांसेस 30% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब 30 प्लस 70 यानी 100 ही होता है। परसेंट जहाँ पे आता है यानी वो 100 ही होता है। अब इस परसेंट का क्या, दरअसल ये क्या है ना कि परसेंटेज को कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, उस तरीके की कोई स्टैंडर्ड एक वैल्यू नहीं है। तो इसको हमेशा से 100 भाग में बांटना है और एक भाग को निकालना है। किसी भी कैलकुलेशन में आप समय और काम में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको यही होता है कि 10 लोगों ने मिलके एक काम को 25 दिन में किया है, तो एक इंसान यानी एक इंसान जो है, एक आदमी है, वो उसी काम को कितने दिन में करेगा। फिर हम कैलकुलेशन सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि जो यूनिट की जो वैल्यू है वो निकालना जरूरी है। यूनिट से फिर आपको जितना करना है गुना करते जाओ। सपोज एक आदमी है, वो एक 10 काम कर सकता है एक महीने में। अब कहेगा कि एक आदमी जो है मतलब 2 आदमी कितने काम कर सकता है एक महीने में, तो हम सीधे क्या करेंगे, ये जो यूनिट यानी एक का काम मुझे पता चल गया, तो 2 का पूछूंगा तो 2 से भाग हो जाएगा 20। अगर टाइम में पूछ रहे हैं तो टाइम में भाग हो जाएगा, और अगर 3 का होगा तो उसी तरीके से ये काम का 3 हो जाएगा और समय में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है ना, हर चीज में यूनिट सबसे पहले पता करते हैं। हाँ, आप गांव घर में जाएंगे तो आपको ऐसे दुकानदार जिनने कम पढ़ाई लिखाई की थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझ के पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उनको वो प्रिविलेज नहीं रहा, वो पढ़ नहीं पाए, ये भी कारण होते हैं। कुछ लोग होते हैं जानबूझ के नहीं पढ़ते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं, बाकी जिनको पढ़ने का माहौल दिया जाता है सब पढ़ते हैं। तो उनको आपने देखा होगा, आप कुछ भी बोलो कि आपसे वो पूछ लिए कि या आप उनके पास कुछ दुकानदार बन के बेचने गए हो, तो वो काउंट कैसे करते हैं। आप उनसे कह दिए कि ठीक है 100 रुपये किलो कह दोगे, तो वो आसानी से समझ जाएंगे कि आधा किलो का 50 होगा, क्योंकि ये ना बहुत ही ट्रेडिशनल है, ये ट्रेंड में है। आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, ये ना बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये सबकी जबान पे है। लेकिन जैसे ही आप उनसे कह दो कि ठीक है 100 रुपया किलो नहीं, उनसे कहो कि 350 रुपया किलो है, ठीक है, तो बोलेंगे कि ठीक है तो हमको आधा किलो दे दो, तो आप उनको आधा किलो दे देंगे। यानी आप तो जान रहे हैं कि ठीक है इसको हम बांट लिए, और 350 का जो आधा होता है आपको पता है, या तो आपको नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 10 भाग में बांटते हैं। 350 को 10 भाग में बांटते हैं कि अच्छा 100 ग्राम का, अगर 1 किलो का 350 है तो 100 ग्राम का 35 होगा। अब उसको 35 से फिर 5 से भाग कर देते हैं, उतना डायरेक्ट भी नहीं करते हैं। अच्छा 35 उंगली पे जोड़ लेंगे, 35 2 बार जोड़ेंगे तो 70,
4 बार जोड़ लेंगे तो 140, ऐसे करके जोड़ के वो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ जो यूनिट का वैल्यू है, हर कैलकुलेशन की बेस है यूनिट। तो प्रतिशत में भी यूनिट है, वो समझना है। आप फ्रैक्शन देख रहे थे, वहाँ भी यूनिट ही समझना है। आप औसत देखोगे तो ये जो एवरेज होता है, एवरेज देते हैं ना कि टोटल नंबर, और एडिशन मतलब सम ऑफ टोटल वैल्यू, ये जो भी टोटल वैल्यू होता है। अब टोटल वैल्यू को ऐड करते हैं और ये टोटल नंबर नीचे लिखते हैं। तो इससे होता बस यही है कि हम एक यूनिट मतलब एवरेज का मतलब भी वहाँ भी होता है कि एक यूनिट प्राप्त करते हैं। जब उस यूनिट को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि आगे कितने भी और कैलकुलेशन हो, हम सीधे उतने डायरेक्ट गुना करते जाते हैं। अब देखिए, अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन कैसे, आपसे जो सवाल पूछा जाता है कि किसी भी नंबर का दे दिया जाता है, सपोज 300, इसको दे दिया जाता है। अब इसका 10% पूछेगा तो ये प्रोसेस है, ठीक है। 10% ऑफ 300, ये जो कैलकुलेशन है ये इस तरीके से निकलेगा, ये 0 कटेंगे और ये 30 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा 20%, ये 10% का, ये बेसिक है, थोड़ा दिमाग में ध्यान रखिएगा। ये 20% का पूछा मैंने, सपोज, तो 300 इंटू 20/100 इक्वल टू, अब ये फिर से शून्य कटेंगे, 60। ये अब 30% पूछेगा, 300 इंटू 30/100, ये फिर से ये 40% पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 300 इंटू 40/100 इक्वल टू, ये 2 शून्य कटेगा, 120। उसी तरीके से 50% पूछा, 300 इंटू 50/100 इक्वल टू, ये कट गया। अब देखिए, अब ये कितनी आसानी से आप 10%, 20%, 30%, 40%, 50% निकाल रहे हो। यही तो पूछता है कि कितने परसेंट लाभ हुए, ठीक है, कितने परसेंट हानि हुआ। अभी तो ये डायरेक्ट है कि इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। आपसे 90% पूछेगा तो क्या करना है, 300 इंटू 90/100, ये कटेगा, ठीक है। आपसे कुछ भी, आप चलिए ठीक है, अब 70% ऑफ 300 इक्वल टू वाट, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2-3 दे रहा हूँ। 70% दे दिया, 80% दे दिया, ठीक है। तीसरा मैंने दे दिया आपके लिए 50% ऑफ 1000 इक्वल टू वाट। चौथा दे दिया कुछ भी दे दीजिए, 30% ऑफ 2000 इक्वल टू वाट। अब ये आप सोल्व करिए, मैंने इतना तक किया, बस प्रोसेस यही लगाना है, ये सोल्व करिए। आपको सबसे यही समझना है कि जो टोटल वैल्यू होती है, यानी जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, 300। आपको जब परसेंटेज निकालना होता है कि 10% क्या है, तो आपको सीधे टोटल वैल्यू से गुना जो परसेंट निकालना है, ठीक है। सपोज x% निकालना है, तो x की जगह हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो x का जगह जो होता है आप वैल्यू पुट करते हैं, और टोटल वैल्यू इंटू x/100, यही फॉर्मूला है जब परसेंटेज पूछेगा तो। ये नोट कर लीजिएगा। और मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आप पढ़ रहे हो सीरियसली, तो आपको नोट और एक पेन जरूर रखना चाहिए।
परसेंटेज जब निकालना होगा तो उसका यही फॉर्मूला है कि टोटल वैल्यू इंटू x%। अब देखिए इसी को तो हमने पुट किया है, टोटल वैल्यू 300, कितना पर x%, x की जगह हमने 10 रखा है और परसेंट का मतलब हमने कहा ही है कि x% का मतलब x/100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रहे हैं ये इसी फॉर्मूला से आ रहे हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इसको आप सोल्व करिएगा। सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर परसेंटेज आसान हो जाएगा और परसेंटेज आसान होने के बाद आपके डीआई के मार्क्स पक्के हैं। अब देखिए इसमें तो क्या था कि आपको परसेंटेज निकालना था और यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया हुआ है और साथ में कितना परसेंट है, कितना परसेंट दिया हुआ है वो भी निकालना, मतलब दिया हुआ है 2 वैल्यू, यहाँ 3 वैल्यू है। अब इसमें देखिए p लिख लेते हैं इक्वल टू tv लिख लेते हैं, टोटल वैल्यू इनटू जो तीसरा दिया हुआ है उसको हम x% लिख लेते हैं। यही तो फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक रूल है, आपको शायद पढ़ा होगा आपने 5, 4, 6 में, ये इक्वल का जो साइड है, दोनों साइड अगर आपको a प्लस बी है इक्वल टू 0 है तो a जो है इधर छोड़ोगे तो उधर b माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर a बाई बी है, इस पे भी चैप्टर पे करूंगा, अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, a बाई बी है तो यानी y का मतलब डिवीजन होता है। तो अगर इसका साइड चेंज होता है, सपोज यहाँ पे 0 है तो a इक्वल टू 0 इंटू बी। अब 0 हमने 0 एक वैल्यू ले लिया, ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी c ले सकते हैं, c लेने से चीज़ें आसान हो जाएगी। आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा भाई 0 क्यों ले लिया, 0 से तो कुछ भी करेगा तो 0 ही हो जाता है। सही बात है, ये हो गया। अब साइड ऐसे इस तरीके से चेंज होता है। ये दरअसल अगर प्लस रहेगा तो उधर प्लस, इधर माइनस में, माइनस इधर प्लस में। ठीक है, और डिवीजन में दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो इधर डिवीजन में, अगर डिवीजन में रहेगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में। ये देखिए इसका यहाँ पे यूज होगा। इस यूज से आपको पता है प्लस का उल्टा माइनस, ऐसे सोचना है, भाग का उल्टा गुना होता भी एक्चुअली है। आपको क्या है देखना कि आपको टोटल सॉरी परसेंटेज तो निकल गया, परसेंटेज निकल गया, परसेंट दिया हुआ था और टोटल वैल्यू दिया हुआ था। अब इसी में आपको अगर परसेंट निकालना हो और परसेंटेज दिया हो और टोटल वैल्यू दिया हो तो आप क्या करेंगे, p है यानी परसेंटेज है और टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है और ये जो परसेंट है इसको निकालना है। अब देखिए पहले क्या था कि हम परसेंटेज निकाल रहे थे, अब उसका उल्टा है। इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बस ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये परसेंटेज और परसेंटेज जो चलिए क्या होता है ना, ये परसेंटेज जो होता है वो वैल्यू होता है, उस परसेंटेज के साथ नहीं, ये एक्सप्रेशन है, ये परसेंट का एक्सप्रेशन, ये जो सिंबल है ये परसेंट को रिप्रेजेंट करता है और परसेंटेज तो एक वैल्यू है। आपने कभी परसेंटेज ऐसे नहीं सुना हुआ 100%, वो गलत बोलते हैं। 100% क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 30% नहीं होता, 30% होता है। तो परसेंटेज और परसेंट में जो परसेंट वैल्यू जो आती है हमारे पास वो परसेंटेज होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। अब हिंदी में भी मैं इसको लिख देता हूँ ना, तो फिर आपको प्रतिशतता ये पता है। ठीक है, और ये जो कुल मूल्य ये आपको इंटू x प्रतिशत, तो प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं, इसका सिंबल जब है तो हम यही लिखेंगे। यही तो फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, हिंदी में अंग्रेजी में जैसे मन हो
और प्रतिशतता और प्रतिशत में कंफ्यूज नहीं होना है एक्चुअली। अब देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपको प्रतिशत निकालना सिर्फ नहीं होता है, प्रतिशत कुछ वैल्यू के साथ होता है कि 10% यानी 10 कोई वैल्यू है, ठीक है ऐसे। अब इसमें आपको ये जो रूल हमने बताया कि प्लस अगर बराबर के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे हमने प्रतिशतता निकाल लिया, अगर आपको कुल वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, अभी तो बताया कुल वैल्यू निकालना हो तो साइड के अगर साइड इक्वल से साइड चेंज होता है, सपोज इधर ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है x%, तो इधर आगे क्या हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण देता हूँ, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तीनों फार्मूला लिख लेते हैं। x% इक्वल टू, ठीक है, अगर ये जो कुल वैल्यू है इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर प्रतिशतता बटा कुल वैल्यू, कुल मूल्य, यानी परसेंटेज बाई टोटल मूल्य, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा है, देखिए हमें बारी बारी से तीनों निकाल लेना है। प्रतिशतता का जान गया हमने, जो परसेंट निकलेगा वो जान लिया हमने। अब देखिए अगर सपोज कुल वैल्यू निकालना हो तो कुल वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर इसी पे आते हैं। इसमें देखिए कुल वैल्यू को हम इधर छोड़ देते हैं, कुल वैल्यू छोड़ देने के बाद ये अब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये साइड चेंज करेगा तो प्रतिशतता के ऊपर। तो देखिए कुल वैल्यू आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, कुल मूल्य या टोटल वैल्यू। अब इसको क्या करना है, ये साइड चेंज करना है, तो हम प्रतिशतता बाई ये क्या है x%, ये 3 फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से आपको प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत के सवाल इसी से हल होंगे। यही तो पूछता है कि ठीक है किसी संख्या का 10% की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है ना, जैसे बोल देता है कि 20% छात्र भौतिकी पढ़ रहे हैं, साथ में दे देता है कि उस एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, साथ में एक ग्रुप में बैठे हैं, उसमें 20% छात्र भौतिकी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब इस फिजिक्स को पढ़ने में क्या है कि 20% छात्र की काउंटिंग कैसे करेंगे, 50 टोटल वैल्यू हो गई, देखिए परसेंटेज यानी 50 टोटल वैल्यू हो गई, यानी कुल मूल्य हो गया। और कितने प्रतिशत छात्र, 20% छात्र फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको ये प्रतिशतता निकालना होता है, तो कुल वैल्यू इंटू x/100 यानी x%। जब वही आपको बोला जाएगा कि ठीक है किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उसकी जो उसमें 50 जो स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स के हैं, तो बताइए कि कितने परसेंट स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब देखिए सवाल उलट गया, कैसे कि पहले था कि 100 है, उसका जो है 20%, इसका 20% फिजिक्स पढ़ रहा है, तो इसमें देखिए कुल टोटल वैल्यू और परसेंट दिया है। दूसरा आपको ये कह रहा है कि 100 है, उसमें जो 50% है वो समझ लीजिए गणित पढ़ रहा है, उसको दूसरा लेते हैं कि वो गणित पढ़ रहा है। तो अब देखिए अब इन दोनों में तो ठीक है, ये गणित वाला और इसका वाला हो गया। अगर मैं कहूँगा कि 100 में से 50 जो स्टूडेंट हैं वो गणित पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे परसेंट नहीं दिया है, हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, वो जो वैल्यू है उस परसेंट का, किसी भी टोटल का जो परसेंट है वो निकालना है, तो ये वाला फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर सपोज इसी में से सीधे पूछ दिया है कि ठीक है किसी क्लास में 50% जो स्टूडेंट हैं वो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं और उनकी संख्या जो है 100 है, लिटरेचर पढ़ने वाले जो संख्या है वो 100 है और वो कितने हैं 50%। तो देखिए कुल वैल्यू जब निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे,
अब हम बारी बारी से इसको मिटा रहा हूँ, या साइड में आप कहीं लिख ले, मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप उसको बनाते समय ध्यान दें। और मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा, जैसे प्रतिशतता को मैं परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए परसेंटेज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, टोटल वैल्यू इनटू x%, यानी जो परसेंट दिया है, एक हो गया। दूसरा ये ऐसे ही साइड में रख के आप फॉर्मूला करें। दूसरा आपको x% निकालना है, तो आपको x% निकालना है तो यह ध्यान दीजिए क्या है, प्रतिशतता बटा कुल वैल्यू, यानी परसेंटेज बाई टोटल वैल्यू। और तीसरा जो है आपको टोटल वैल्यू पूछ रहा है, टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू क्या होगा, आप देखिए टोटल वैल्यू के लिए हमने क्या निकाला है, प्रतिशतता बटा प्रतिशत, प्रतिशतता यानी परसेंटेज बटा परसेंट। अब देखिए हमने ये लिख दिया है, अब हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे, बस इतना ही प्रतिशत आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। नेट के पेपर के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसी के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल देखें, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो उसमें हम आसानी से वो देखेंगे। अब देखिए एक सवाल ले लेते हैं, सिंपल है। एक क्लास है, हाँ देयर इज ए क्लास एंड उसमें क्या है कि सपोज 100 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 100 है, टोटल जो स्टूडेंट है वो 100 है। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है कि ठीक है 20%, जो अभी मैंने पहले बोला था 20% स्टूडेंट जो है फिजिक्स पढ़ते हैं, जो 20% जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स पढ़ते हैं। अब इस फिजिक्स को पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या, ठीक है, इसी को कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वाला जो एक नंबर का वो लगाएंगे सीधे, इसकी परसेंटेज यानी उसकी परसेंट की जो वैल्यू है क्या लगा देंगे सीधे, टोटल वैल्यू 1000 है, और क्या वहां पे लिखा है इनटू, क्या लिखा है x%, यानी परसेंट। x% का मतलब होता है 100। अब देखिए टोटल 100 गुना और 20 बटा 100। अब देखिए ये 20 बच्चे, या तो फिर 100 से 100 कट जाता है, जो भी हो, 20, ये 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू 20, यानी 20 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा, अब यहीं से सवाल हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कुछ आपके लिए, इसमें से कुछ आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ कि एक नंबर छोड़ रहा हूँ कि 30% जो स्टूडेंट हैं उनको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। जो स्टूडेंट है केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। तीसरा, कोई भी बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मिसलेनियस है, बट 25% जो स्टूडेंट हैं, इसको देखिए अब मैंने 0 वाला नहीं, एक 5 वाला, 25% जो स्टूडेंट हैं उनको बायो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज इज व्हाट, यानी स्टूडेंट की जो संख्या है वो। ये आपके लिए सवाल लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर देखिए मैं दूसरे फार्मूला पे आता हूँ फिर से, क्योंकि मैं जानबूझ के एक ही चीज को 2 बार कर रहा हूँ। कहाँ गया ये, अब आपको इसमें परसेंट निकालना है, परसेंट वैल्यू क्या होगी, ये सवाल होना चाहिए। तो ठीक है,
यानी हमको टोटल वैल्यू चाहिए और साथ में जो परसेंटेज है यानी वो चाहिए। परसेंट और परसेंटेज में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मैंने वो दोनों को क्लियर किया। परसेंटेज चाहिए। अब देखिए टोटल वैल्यू और परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज बाई टोटल वैल्यू। और परसेंटेज जो है, अब इसमें टोटल वैल्यू कितनी है, परसेंटेज कितनी है? सबसे पहले परसेंटेज हम देते हैं 20, ठीक है ना। परसेंटेज दे रहे हैं 20, यानी 20 स्टूडेंट हम दे रहे हैं कि 20 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं या 30 स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इनका जो है बायो पढ़ रहे हैं। अब ये 30% जो स्टूडेंट है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने क्या दे दिया, डाटा दे दिया, एक तो टोटल वैल्यू दे दिया और दूसरा परसेंटेज दे दिया। अब हमको ये सीधे सीधे ये x% का फॉर्मूला पुट कर देना। तो परसेंटेज कितना है, 30, और टोटल वैल्यू कितनी है, 100। अब देखिए, अब इसको मैं सीधे 30% लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो 100 होता है, ये जो सेंट होता है इसको तो 100 होता है, हम सीधे 30% लिख सकते हैं, हो गया। अब तीसरा देखिए, अब 30% मैं आसान वाला दे रहा हूँ अभी, ये यानी परसेंट दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, और परसेंटेज भी दिया हुआ है। परसेंटेज कितना है, 30। अब देखिए आपको टोटल वैल्यू निकालना है। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला यानी जो कुल संख्या होगी वो निकालना है। अब कुल संख्या की फॉर्मूला हमने अभी टोटल वैल्यू वाला हिंदी में भी लिखा था, आपने हिंदी में नोट अगर नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिएगा, परसेंटेज बाई परसेंट। अब देखिए परसेंटेज बाई परसेंट, अब परसेंटेज हमारे पास कितना है, 30, परसेंट कितना है, 30%। अब देखिए 30, अब ये जो 30, इसी को 30% को तो हम ये लिखते हैं 3/100, और भाग का नियम है कि अगर कोई ए है, इसको अगर भाग आप करोगे, आपको भाग करोगे B/C से, तो आपको A गुना, यही जो है भाग करने पे अगले चरण में A गुना C/B हो जाता है। अब देखिए यही वाला रूल हमको यहाँ पे लगाना है, कैसे लगाएंगे? अब देखिए क्या है ना, यही तो फॉर्म है ना, ये भाग ही तो है, तो उलट दिया आपने, यही तो देखिए 30/100 था, हमने 100/30 कर दिया, और ये भाग जो हो जाता है वो गुणा में हो जाता है। यही तो है फ्रैक्शन में, यही तो पढ़ना था जो बेसिक है। अब देखिए 30 से 30 कट गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और, फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे, परसेंट में कैसे बदलेंगे? 3/4 को हम परसेंट में कैसे बदलेंगे? ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। अब देखो 3/4 को अगर बदलना है तो सिंपल है, 3/4 को 100 से गुना कर दो, ये 75, यही सिस्टम है, बस समझ गए, बस यही सिस्टम है और इसमें कुछ है ही नहीं। इतना ही यूज होता है कि हाँ उसका किसी कोई भी हो, किसी कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर हैं, वो 3/4 भाग कितने प्रतिशत के बराबर होंगे। अब सपोज 1000 वर्कर हैं, अब उसका 3/4 भाग, ठीक है, कितने प्रतिशत होंगे? तो इसका 3/4 भाग गुना 100, 100 कह रहा हूँ, प्रतिशत पूछ रहा है तो उसमें गुणा 100 नहीं करना। ये
ये परसेंट